हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर। और मैं हूं आपके साथ पुरु भैया, पुरुषोत्तम भैया। सो गिविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ, आई एम अ बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी गांधीनगर और मैं पिछले 7 साल से टीचिंग फील्ड में हूं। तो हमने कल ही अपना लेक्चर शुरू किया है वर्क एनर्जी पावर का। यार लेक्चर 1 जो मैंने पढ़ाया था उसमें बेसिकली मैंने वर्क वाले जो पोर्शन है उसमें मैक्सिमम चीजें कवर कर दी। उसमें अगर मैं अभी समराइज करूं तो क्या क्या कवर किया मैंने ये बोला यार कि वर्क का मतलब होता है काम, और हमारे रियल लाइफ का वर्क और फिजिक्स लाइफ वर्क, रियल और रील बोलते हैं ना, वैसे रियल लाइफ का वर्क और फिजिक्स लाइफ के वर्क में बहुत डिफरेंस है। ये डिफरेंस है कैसा कि रियल लाइफ का जो वर्क था वहां पे हम बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, मैं बैठ के पढ़ा रहा हूं तो मैं काम ही नहीं कर रहा हूं यार। क्यों? क्योंकि मेरा ना तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। बट यार लॉजिकल सी बात है कि मेंटल वर्क भी कुछ होता है ना। तो फिजिक्स की लाइफ में वर्क का मतलब होता है कि फोर्स अप्लाई हुआ और उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, वर्क फोर्स अप्लाई किया आपने, उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आप क्या बोलते हैं? क्लास 9 याद करो यार, 9 बिल्कुल याद होगा आपको। तो आप बोलोगे भैया वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है, माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और कंसेप्ट, अगर परपेंडिकुलर है तो वर्क डन जीरो होगा। कूली वाला एग्जांपल, यार अगर मेरा वर्क डन जीरो होता तो कूली पैसे क्यों चार्ज करता? वहां भी हमारा फिजिकल वर्क है ना, मस्कुलर वर्क, मस्कुलर वर्क। ठीक है। अब मैं आता हूं, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कुछ एंगल बनाता तो क्या होता? आप बोलते भैया उस केस में आपने जो पढ़ाया यार मुझे समझ आ गया, और वर्क डन इज एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। अब मैं और थोड़ा सा इलेबोरेट होता हूं और डिस्क्रिप्टिव गया, तो वहां पे हमने किन चीजों को और ऑब्जर्व किया? वहां पे हमने ये देखा कि वर्क पे जो वर्क डन हो रहा है फोर्स की वजह से, ये फोर्स या तो कांस्टेंट हो सकता है या फिर वेरिएबल हो सकता है। अगर कांस्टेंट होगा तो क्या करेंगे? यार cos थीटा था तो मैंने बताया था इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और वहां से मैंने बोला कि इट इज एफ एस कॉस थीटा। अब यार वेरिएबल होगा तो क्या होगा? वहां पे मैंने आपको दिखाया था क्या कि वहां पे कैसे हम ग्राफ से इंटीग्रल एफ डीएस करते हैं और वर्क को इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज। बहुत ही सिंपल था, है ना। और जो कंक्लूड किया था मैंने वो किया था एनर्जी, और जहां से कंक्लूड किया था यार पूर्व भैया, जहां से कंक्लूड करते हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पूर्व भैया, है ना, तो कंक्लूड मैंने कहां से किया था? एनर्जी से। तो आज की शुरुआत मैं अपनी बात की शुरुआत कहां से करूंगा? एनर्जी से करूंगा। ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी? यार अपने क्लास 9th 8th सब में पढ़ा है एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी? डेफिनेशन क्या था? सो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। So what is the definition of energy? Energy is the ability to do work. और अगर कोई भी चीज जिसकी एबिलिटी है वर्क डन करने की, तो हम ये बोलेंगे कि एनर्जी वो दे रहा है या एनर्जी वो यूटिलाइज कर रहा है। अब एक और पॉइंट है कि भैया अगर एनर्जी लूज कर रहा है तो एक और पॉइंट में इसमें क्या समझ सकता हूं? एक पॉइंट तो ये हो गया, अगला पॉइंट क्या समझ सकता हूं? when work is done by a body, तो आप क्या बोलेंगे भैया? इट लूजेस एनर्जी। अच्छा, ये भी एक पॉइंट हो गया। अब वर्क इज डन बाय द बॉडी मतलब मैं अगर कुछ काम को कर रहा हूं, मैं अगर एक टेबल को पुश कर रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, तो मैं वर्क कर रहा हूं ना। कॉमन सी बात है, पसीना निकलेगा, एनर्जी लूज होगी। अच्छा, इसका उल्टा क्या हो सकता है? व्हेन वर्क इज डन बाय अ बॉडी का उल्टा क्या हो सकता है? ऑन द बॉडी।
उस केस में आप क्या बोलेंगे, इट गेन्स एनर्जी। इसका एग्जांपल क्या दोगे यार, कि किसी भी चीज में अगर हम इसे हीट करते हैं बॉडी को, तो उसमें उस पर वर्क डन किया, टेम्परेचर दिया, उसके पास एनर्जी आ गया, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगे, है ना। सो अगर कोई बॉडी वर्क करता है तो वो एनर्जी लूज करेगा, किसी बॉडी पे वर्क होता है तो वो क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज, अच्छा एबिलिटी टू डू वर्क है, तो क्या मुझे यहां से ये समझ में, ये जो एबिलिटी टू डू वर्क है, यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है कि एनर्जी एंड वर्क आर इंटर रिलेटेड। सो एनर्जी की अगर बात करूं तो एनर्जी एंड योर वर्क बोथ आर इंटर रिलेटेड, है ना। और जो मेरा यूनिट एनर्जी का होता है वही यूनिट वर्क का होता है। सो यूनिट ऑफ एनर्जी इज, क्या हो जाएगी बेटा, लास्ट क्लास पढ़ाया था मैंने, जूल। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, वर्क कैसा क्वांटिटी था, स्केलर, तो एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। जस्टिफाइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एनर्जी वर्क को इंटरलेट कर दिया, यूनिट ऑफ एनर्जी बता दिया, जूल होता है, कैसी क्वांटिटी होती है मैंने बता दिया कि वो होती है स्केलर क्वांटिटी। अब अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ एनर्जी की, है ना, तो एनर्जी को मैं बहुत तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूं, मतलब इतने एग्जांपल से कि सोच नहीं सकते हो। मैकेनिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, फिर उसके बाद केमिकल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, मतलब यार भरे पड़े एनर्जी। बट आपको जो पढ़ाई करनी है, हमारा जो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर है, ये पूरा का पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड है, ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है हमारा किस पोर्शन में, ओनली द मैकेनिकल एनर्जी। और जब मैं मैकेनिकल एनर्जी को क्लासिफाई करता हूं तो वो दो पार्ट में करूंगा। फर्स्ट वन विल बी द काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैंने थोड़ा सा आपको लास्ट क्लास में बताया था, एंड द सेकेंड वन विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अब इस वाली क्लास में मैं इन दोनों एनर्जी के ऊपर डील करूंगा, इन दोनों एनर्जी के ऊपर बात करूंगा। स्टार्ट करते हैं किससे, स्टार्ट करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी से। यार काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन जो बचपन से चलता आ रहा है वो वही है, बदला नहीं है अभी तक। यानी क्लास 9 में टीचर ने उठाया, पूछा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो इट इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, बिल्कुल वही डेफिनेशन। सो एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है, सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। यार आप पूछोगे भैया मुझे इसका डेरिवेशन बताओ, कैसे ड्राइव करेंगे इसको, तो मैं इसका काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर का डेरिवेशन दो तरीके से सिखाता हूं। एक जो 9th वाला जो मैंने लास्ट क्लास सिखाया था, क्विक रिव्यू करेंगे उसका, तो और दूसरा बड़ों वाला डेरिवेशन। तो एक बच्चों वाला डेरिवेशन, एक बड़ों वाला डेरिवेशन, छोटा वाला डेरिवेशन, है ना, किड वाला। किड डेरिवेशन में क्या बोलते हैं कि भैया अगर मेरा एक बॉडी एम मास का बॉडी यू से चल रहा होगा और इस पे मैं फोर्स लगाऊंगा तो कुछ देर बाद इस मास एम का बॉडी वी से चलने लगेगा। आप बोलोगे भैया मैंने इस पे फोर्स एफ लगा के रखा और ये डिस्प्लेसमेंट हुई एस, ठीक है। तो इसका कंसेप्चुअल हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम आप बोलोगे भैया मैं फोर्स लगा के रखा तो वर्क डन कितना हो गया भैया, द वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अब यार लॉ ऑफ न्यूटन के साथ साथ इक्वेशन ऑफ मोशन भी है ना, उसके अकॉर्डिंग में क्या कह सकता हूं, आप बोलोगे भैया मेरा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as होगा, क्योंकि अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो बॉडी डिस्प्लेस करता है। अच्छा, दूसरी बात,
अगर मैं यहां से देखूं तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि वर्क डन इज हाउ मच, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू एस। हम दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो एफ एस कॉस थीटा, बेसिकली बोलोगे भैया एफ एस कॉस थीटा होगा, तो बेटा कॉस थीटा तो कैसा है, कॉस 0 डिग्री है। यानी यहां से आपका नेक्स्ट कैसा हो जाएगा, आप बोलोगे कि भैया इट विल बी एम इंटू दिस इंटू एस। यहां से क्या मैं ए एस की वैल्यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 डाल दूं, डाल सकते ना आराम से, चलो डाल दिया। क्या हो जाएगी वैल्यू डालने के बाद, यहां से आप क्या लिखोगे भैया, m इंटू ए एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, कॉस 0 इज 1। यहां से आपका रिजल्ट क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। सो यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि दिस वर्क डन इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये जो टर्म था इसको क्या बोला गया कि अगर इफ u was 0 then work equals to half mv square which is equals to kinetic energy. So देख लो, एनर्जी पॉज्ड बाय योर बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। यार बुलेट चलाते हो, ऐसे बुलेट फेंक के मारो, किसी को चोट लगेगी, कुछ नहीं होगा। गन से फायर कर दोगे, केस हो जाएगा तुम पे यार। क्यों, रीजन इज कि जो चलती हुई बुलेट होती है उसके पास होता है काइनेटिक एनर्जी, और जितना काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो हार्मफुल होगी। तो बेसिकली इस पेन को भी अगर मैं एक बहुत अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी दे दूं तो क्या होगा, साउथ की मूवी में देखा होगा ना आपने, कभी कभी वो सीन आते हैं ऐसे, इसमें बहुत रैंडम चीजों को इतनी स्पीड से फेंकते हैं कि वो कट करके निकल जाता है। दैट इज द थिंग कि कोई भी चीज की अगर वेलोसिटी सर्टेन लिमिट से पार हो जाए तो बहुत वो खतरनाक सी चीज बन सकती है, डेंजर चीज बन सकती है। और यहां पे जो एनर्जी है वो किससे है, वेलोसिटी से, स्पीड से। अब आते हैं बड़ो वाला डेफिनेशन, किड वाला हो गया, अब एडल्ट वाले में आते हैं, है ना। यार बड़े हो गए हो तो एडल्ट वाला डेरिवेशन करो। देखो इसमें क्या है, एडल्ट डेरिवेशन मतलब समझ में आ गया होगा ना कि भैया काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करवा रहे हैं तो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा बहुत ही बढ़िया, क्या करेंगे, तो भैया ये बोलेंगे कि इसी में अगर मैं देखूं तो वर्क डन इज हाउ मच इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स एस डी एक्स एफ डी एक्स। जहां से कहां वेरी कर रहा है मेरा, कुछ एक्स इनिशियल से मेरा एक्स फाइनल वेरी करेगा। अच्छा इसको मैं एफ को मैं लिख सकता हूं एम इंटू ए इंटू डी एक्स वेरिंग फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। यार देखो एक्स क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अभी तक मेरा इक्वेशन एक्स में है ना। अब आगे क्या लिख दूंगा इसको मैं, इसको क्या मैं ऐसा लिखूं, एक्सेलरेशन को क्या मैं v dv बाई dx लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं यार। तो एक्सेलरेशन क्या लिख दोगे, v इंटू डीवी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। अभी dx से dx कैंसिल हो गया, क्या बचा mv dv, यानी कि अब जो मेरा इंटीग्रेशन है उसमें लिमिट x इनिशियल नहीं होगा बेटा। मुझे ये बोलना पड़ेगा कि भैया मेरा जो x इनिशियल पे वेलोसिटी थी वो मेरा v इनिशियल थी, या फिर u थी जो मैंने ऊपर लिया था वैसे ले लेते हैं। x फाइनल पे वेलोसिटी भैया v फाइनल थी या फिर v थी, तो मेरा वेलोसिटी वेरी करेगा u से लेकर v तक, m इंटीग्रल v dv u से लेकर v। यार मेडिकल वाले हो, नीट वाले हो, घबराना नहीं, इंटीग्रेशन से बिल्कुल घबराना नहीं। इंटीग्रल एक्स dx इज एक्स स्क्वायर बाई 2, v dv इज क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2। एकदम घबराना नहीं है, इसमें बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं यार। आपने 10 तक मैथ्स पढ़ा है और 90% से ऊपर नंबर लेके आए हैं, 80 भी लाए होगा कोई जरूरत नहीं, उसका काम ही नहीं है। m इंटू वी स्क्वायर बाई 2 कहां से कहां वेरी करेगा, u से v। यहां से भी देखिए आपको सेम मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो जो समराइज अगर मैं करूं, अपने कंसेप्ट को मैं कंक्लूड अगर करूं, तो मैं कंक्लूजन में क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि बच्चे अगर मेरा m मास का बॉडी v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है ना,
थोड़ा सा मैं और इसको डिस्क्रिप्टिव ले लेता हूं, m मास का बॉडी v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है यार। अब एक दो पॉइंट और बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्या भैया ऐसा बता रहे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यार भैया बता रहे हैं तो जरूर इंपॉर्टेंट होगा। क्या इंपॉर्टेंट है, देख, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। सो सिर्फ के लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, के ही नहीं लिखता हूं, कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए के लिख रहा हूं मैं। क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूं, अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, पी स्क्वायर इज एम स्क्वायर वी स्क्वायर, है ना। यानी अगर मैं यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू डाल दूं तो क्या हो जाएगा, 2k/m, पी स्क्वायर इज एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू डाल दूं यहां से, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2k/m। सो एम स्क्वायर इंटू के की वैल्यू, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई मेरी, 2k/m, m से m कैंसिल कर दिया, क्या आ गया, पी स्क्वायर इज 2km। यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पी स्क्वायर इज 2km, और इस रिलेशन को दिमाग में गांठ बांध लो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर जगह लगेगा। और इस इक्वेशन से तुम 4-4 मार्क्स वाले तुम देखना भरे पड़े हैं क्वेश्चंस यार, बहुत आराम से कर लोगे, थोड़ा सा सोचना है और बहुत आराम से इस क्वेश्चंस को तुम कर पाओगे, ये मैं डेफिनेटली तुमको गारंटीड वे में बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, अब मैं इस पे अगर बात करूं कि मेरा ग्राफ कैसा होगा, अगर मैं इस पे ग्राफ पूछूं आपसे, तो देखो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्राफ के बिना जिंदगी अधूरा है ना। देखो अब मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूं, अच्छा इसमें मतलब और भी चीजें क्या लिख सकता हूं मैं, दैट काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाई 2m, ओके। या इसको बोल सकते हैं रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी इज पी बाई √2m। अब ये मैं ऐसा लिख क्यों रहा हूं, इसका मैं रीजन बताता हूं। देखो ये तीन चीजें लिखी, इसका रीजन बताता हूं, ऐसा मैं लिख क्यों रहा हूं। बेसिकली ये तीनों लिख रहा हूं मैं ग्राफिकल यूज के लिए। जैसे मेरे पास अगर ये बोला जाए कि मुझे काइनेटिक एनर्जी और पी स्क्वायर के बीच का ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ, कैसा बनाएगा। देखो ध्यान से, क्या हम इसका इस्तेमाल करेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, 1/2m कांस्टेंट है। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी इज, एक सेकेंड, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। एक और इसमें क्या पूछ देते हैं, देखो खतरनाक नहीं है ना, हमें बस डर लगता है सॉल्व करने से, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो यहां से अगर मुझसे वो बोले कि इस बार आप मुझे रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी और पी प्लॉट करके दिखाइए, यार ये भी सेम ही चीज है भाई, ध्यान से देखो, प्रोपोर्शनल स्टिल द सेम। तीसरा ये वाला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस बार मेरे से अगर ये पूछ दे कि काइनेटिक एनर्जी और पी का बना के दिखाइए, तो यार ये ग्राफ जो होगा ये होगा पैराबोलिक, क्योंकि स्क्वायर है ना, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, है ना। जैसे मैं अगर बात करूं डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, तो एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होता है, तो ग्राफ कैसा बनाते थे आप, ध्यान से याद करो, एस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो उस केस में आपका ग्राफ कैसा था, बिल्कुल ऐसा था ना, सेम यहाँ पे है, क्योंकि एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर था, यहाँ पे के प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर है, कैसा ग्राफ बनेगा ऐसा। ओके, अब मैं आता हूं अगर बात पे, तो इस पे दो चीजों को मैं कंक्लूड करूंगा, क्या कि मेरा जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता क्या है एक्चुअली,
हमने जो फोर्स लगाया और जो वर्क डन हुआ, दैट वर्क डन ब्रिंग्स द बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं बात करूं कि मेरा काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी पे लग रहा है तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, आइए इस पे एक क्वेश्चन और हम करते हैं अपने काइनेटिक एनर्जी कंसेप्ट पे, जिसमें मैं वैल्यूज के साथ आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक बॉडी है जिसका मास दे रखा है 150 ग्राम। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी वेक्टर दे रखी है 2i कैप प्लस 6j कैप। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकालोगे इसका? तो यार देखो, सबसे पहले तो आपको यह सोचना है कि बॉडी ऑफ मास दिया हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ इंटू मास कितना हो जाएगा, 150 अपॉन 1000। एंड वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो वी स्क्वायर बेसिकली स्पीड ना, तो वी का मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, क्या आ जाएगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वी, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 36, हाउ मच यू आर गेटिंग, रूट 40। सो वी स्क्वायर विल बी हाउ मच, 40। बहुत ही बढ़िया, यहां से आपके जीरोस विल बी कैंसिल्ड। ओके, 5 to 10, 5 3 15, and 2 to cancel with the 4. How much you are getting as your result, you are getting it as 3 joules. ओके, तो यार बहुत ही आराम से आप इसको समझ सकते हो और इसको सॉल्व भी कर सकते हो, है ना। अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जहां मैं बात करता हूं पोटेंशियल एनर्जी की। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप करना चाहो तो कर सकते हो यार, मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूं, उसमें बढ़िया क्वेश्चन, वो मजा आएगा आपको करने में। ये क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक बॉल को गिराता हूं, ठीक है, 100 मीटर की हाइट से मैंने एक बॉल को गिराया, ठीक है, ड्यू टू, यहां से तो ड्रॉप किया तो आपका यू जीरो हो गया, ड्यू टू इम्पैक्ट, जो ग्राउंड से टकराया, इट लूजेस कितना काइनेटिक एनर्जी, चलो 20% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, what height it will rise, है ना, ये मेरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझने के सबसे पहले तो ये समझो कि जो स्टैंडर्ड था यार उसमें क्या हो रहा था, तो भैया उसमें जब टकरा रहा था वापस उतना ही हाइट जा रहा था जितने हाइट से गिरा था। बट अब काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो गया ना, यानी ये जिससे टकराएगा उसको अगर v माने तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर इज 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एच, है ना। अब यहां से अगर देखेंगे तो 2 इंटू जी या a इंटू एच, तो g इंटू 100 बेसिकली, तो v कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 200g, है ना। और सॉल्व करें इसको तो बेसिकली देखो, इसमें तुम दोनों ले सकते हो वैल्यू, 9.8 भी ले सकते हो और 10 भी ले सकते हो, बट 9.8 लेने पे 196 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये हमें ध्यान रखना है, मतलब ये हमारा लॉजिक हमसे बोलता है कि क्या करना चाहिए। तो g की वैल्यू चलो 9.8 डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 100 इंटू 98/10, जैसे बताया मैंने 10 से 10 कैंसिल, यहां से आपका क्या आ गया, रूट अंडर ऑफ 1960। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना हो गया, मुझे मिल गया। अब काइनेटिक एनर्जी से जिससे वो इंपैक्ट करेगा तो वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि भैया काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगा जिससे इंपैक्ट करेगा, दैट विल बी हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, जो कितना होगा, हाफ इंटू एम इंटू 1960। ठीक है, अच्छा यहां पे अगर आप
आगे समझेंगे। तो अब 20% लॉस हो गया। सो व्हाट इज माय न्यू काइनेटिक एनर्जी? अब ये रिटर्न हुआ, मैं बोलता हूं कुछ v डैश से, तो काइनेटिक एनर्जी न्यू वाला कितना हो जाएगा, हाफ एम वी डैश स्क्वायर, एंड इट विल बी हाउ मच, 20% लूज हो गया तो बचा कितना, ये 80% बचा ना। ये ध्यान से समझ में आ रहा है आपको? अगर 100 रुपए लेकर मैं चला, 20% लूज कर दिया मैंने, तो मैंने मेरे पास 80 रुपए बचे, तो इसका 80% बचा, यानी 80/100 इंटू हाफ एम इंटू 1960। ओके, हाफ एम से हाफ एम कैंसिल मेरा, यहां से v डैश कितना आ जाएगा, यहां से आपका v डैश, आप अब देखो, अब दोनों अगर आप g में भी लेते तो भी कोई अंतर नहीं था, अगर आप g में लेते तो क्या होता आपका 200g होता। चलो उसमें ही देख लेते हैं, 80/100 इंटू वी स्क्वायर वॉज हाउ मच, 200g, और इसका रूट अंडर। ठीक है, यहां से मेरा जीरो कैंसिल, कितना आ गया आपका, रूट अंडर 160g। अच्छा, एक बात बताओ, अब ये क्वेश्चन कैसा बन गया, ये क्वेश्चन वापस वैसा बन गया कि मेरा जो बॉल है यहाँ पे उसकी स्पीड v दे रखी है, और ये कितने हाइट पे जाके रुकेगा, मान लो यहाँ पे, तो इसका फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलेंगे, और ये हाइट मान लो h डैश हो गया, सो 0 स्क्वायर इज v डैश स्क्वायर माइनस 2gh डैश, क्योंकि हाइट अब आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव कॉज करेगा। सिंपल इक्वेशंस काइनेमैटिक्स वाले, यहां से आप क्या बोलोगे भैया, 160g इज 2 इंटू जी इंटू एच डैश, यहां से आपका क्या आ गया, g से g कैंसिल, आपका h डैश कितना आ गया, ध्यान से देखिए 80 मीटर्स। इज इट क्लियर? सो आपने अगर ऐसा क्वेश्चन किया 100 मीटर से गिराया, तो अगर लूज नहीं होता तो बिल्कुल वापस 100 मीटर जाता, अब यहां पे लूज हो गया ना, तो क्या होगा, अब वो 100 वापस ना जाके कहां तक जाएगा, 80 मीटर तक जाएगा। ओके, आइए अगले क्वेश्चन में। अब मैं अगला कंसेप्ट आपको पढ़ाता हूं, जहां पे अब मैं स्टार्ट करूंगा पोटेंशियल एनर्जी, और उससे पहले आपको समझाऊंगा कि दो तरह की हमारे फोर्सेस होती हैं, बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी से, और इसकी विधि ही मैं आपको समझाऊंगा जो चीजें मैं बता रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल 9th वाला डेफिनेशन, साथ में थोड़ा सा मैं आपका क्लास 11th का डेफिनेशन में कंबाइन करूंगा। सो इसमें अगर याद हो आपको, तो इट वाज एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ, कौन कौन सी चीजें, पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, और क्या मैं बोल सकता हूं, पोजीशन हो गया, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन एंड शेप। यार अब ये क्या हो गया भैया, तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब भी मैं किसी बॉडी को अगर एनालाइज करूं, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी जो क्लास 9th में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग देखें, तो अगर हम किसी बॉडी को फर्स्ट फ्लोर से गिराएं और किसी बॉडी को थर्ड फ्लोर से गिराएं, किस में ज्यादा एनर्जी पॉजेस्ड होगा, यार कॉमन सी बात है, थर्ड फ्लोर वाले में, है ना। अगर मैं एक रबर बैंड को स्ट्रेच कर दूं और छोड़ू, तो इस केस में जितना चोट लगेगा उससे ज्यादा चोट इस वाले केस में लगेगा। तो बेसिकली यहां पे जो एनर्जी पॉजेज हुई वो किसकी वजह से हुई, मेरी कॉन्फ़िगरेशन या शेप की वजह से हुई। स्प्रिंग हो गया, रबर बैंड हो गया, तो स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन कैसा, आप उसको खींच दो या फिर उसको कंप्रेस भी कर दो, दोनों ही केसेस में वो वापस अपने नेचुरल लेग पे जाना चाहता है। तो अगर मैं यहां पे एक और पॉइंट आपको एक एड ऑन करूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं
कि व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जब अलग अलग स्टेप्स है, व्हेन वर्क इज डन किस पे, ऑन सिस्टम। जैसे मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया या इलोंगेट कर दिया, सिस्टम क्या करता है, सिस्टम प्रिजर्व दिस वर्क। सिस्टम उस वर्क को अपने अंदर रोक लेता है। जैसे मैं हेच पे लेके गया, वो पोजीशन रोक लिया, वो कॉन्फ़िगरेशन खींच के मैं रखा, उसने, उस सिस्टम ने उस वर्क को प्रिजर्व कर लिया। और जब उसको मैं छोड़ता हूं, व्हेन इट इज रिलीज्ड, अगला पोर्शन क्या है, आफ्टर रिलीज्ड। जैसे ही आप रिलीज करते हो, आप क्या बोलते हो, अब मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच करके होल्ड कर रखा था, जैसे ही छोड़ा तो इट इज रिकवर्ड इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जैसे ही उसको छोड़ते हो तो वो अपने आप को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में रिकवर कर लेता है, जो कि मोस्टली कैसा होता है, जो मोस्टली काइनेटिक होता है। और इस केस में हम क्या बोलेंगे, इस केस में आप बोलेंगे कि भैया सिस्टम इज कैपेबल, काहे को, टू पोजेस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब आप बोलोगे भैया कौन कौन सा सिस्टम होगा जो ऐसा प्रोसेस करेगा, तो उसके लिए जो मैं पॉइंट आपको समझाऊंगा, दैट इज कॉन्जर्वेटिव एंड नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस। अब ये क्या नया बला पढ़ा रहे हो भैया, देखो कुछ नहीं, कॉन्जर्वेटिव एंड नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस। अब ये क्या होता है, कुछ ऐसा खतरनाक नहीं होता, रॉकेट साइंस नहीं होता। क्लासिफाई कर दिया गया फोर्सेस को, किस वे में क्लासिफाई किया गया, तो हम ये देखा गया कि जो हम क्लास 9th में पढ़ रहे थे वो क्या था कि जब भी किसी चीज को हम ड्रॉप कर रहे थे तो हर पॉइंट पे एनर्जी हम जोड़ रहे थे, टोटल एनर्जी सेम हो रही थी। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेरा कोई बॉडी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसका टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। बट ये रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में हम फोर्सेस को जब दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, तो कंजर्वेटिव वाले वो हुए जो लॉ ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हैं, नॉन कंजर्वेटिव वाले कौन से हुए, जिनकी वजह से लॉसेस हो जाता है। आप बोलोगे भैया वो कौन से होंगे, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स जो फ्लूइड में होता है, एयर ड्रैग, एयर के कारण फ्रिक्शन। इन सब चीजों के कारण आप ये बोल सकते हो कि भैया मैं यहां पे अगर अपने आप को जस्टिफाई करूं तो उनकी वजह से देयर विल बी लॉसेस, है ना। पेपर को क्रम्बल करके ड्रॉप करो, पेपर को ओपन करके ड्रॉप करो, वेलोसिटी सेम मिलती है क्या, नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन मैटर करता है ना यहाँ पे। अब मैं अगर स्टार्ट करता हूं अपना डिस्कशन कंजर्वेटिव फोर्सेस से, तो बाय द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस हम क्या बोल सकते हैं, इसमें दो चीजों का ध्यान देना है। यानी अगर एक फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो वो क्या क्या करेगा। पहला पॉइंट अगर देखें तो अगर उस फोर्स से मैं देखूं कि मैं एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक गया, मतलब मैं यहां से शुरू होके यहां तक गया, मैं ऐसे में तीन रास्तों से गया, पाथ 1, फिर मैं पाथ 2, और फिर तीसरा वाला कौन सा, मैं बोलता हूं पाथ 3। अगर मैं तीन अलग अलग पाथ से गया तो अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स को चूज करता हूं तो ये बोलूंगा कि वर्क डन बाय पाथ 1 विल बी वर्क डन बाय पाथ 2 विल बी वर्क डन बाय पाथ 3। यानी इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ।
chosen। कोई भी पाथ ले लो, इसका वर्क डन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, यानी ये डिपेंड किस पे करेगा, यानी ये डिपेंड किस पे करेगा, इट डिपेंड्स ऑन किस पे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अगर मैं क्या बोलूं, मैं ये बोलता हूं कि मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं और इस पॉइंट पे जाके मैं एंड कर रहा हूं, तो मेरा कैसा बनेगा, आप बोलोगे भैया ये आप जो पाथ गए हो ये ऐसे जाओगे और फिर वापस अगर मुझे आना है मैं दूसरे पाथ से ऐसे घूम के आ जाऊंगा। सो वर्क डन, अगर इस पूरे को लू में जहां से शुरुआत किया मैंने वहां वापस पहुंच गया, तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल प्लस वर्क डन बाय फाइनल टू इनिशियल विल बी इक्वल टू जीरो। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज जीरो। ठीक है, तो अगर मैं यहां से यहां गया कोई भी पाथ ले लूं तीनों में मेरा वर्क डन सेम होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, अगर मैं यहां से यहां गया वापस यहां से यहां गया, मैं कोई भी पाथ से जाऊं किसी भी पाथ से आऊं, मेरा वर्क डन कैसा होगा, मेरा वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, और एक कंजर्वेटिव फोर्स इन दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। ठीक है, सो अगर मैं यहां पे समझाऊं तो कंजर्वेटिव फोर्स विल फॉलो बोथ द प्रॉपर्टी। ठीक है, अब पूछोगे भैया एग्जाम्पल क्या होता है इसका, इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा, इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा आप बोल सकते हैं स्प्रिंग फोर्स, इसके अलावा आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये तीनों जो होते हैं ये बेसिकली आपके बेसिक, और भी बहुत सारे बट ये तीनों को मोस्टली मान के चलते हैं। ठीक है, और इसके साथ जो एनर्जी मतलब जो हमारी कंजर्वेटिव फोर्स होती है मैं आगे पढ़ाऊंगा, बट पोटेंशियल एनर्जी इज, यहां पे मैं थोड़ा सा आपको एक वो दे रहा हूं, मैं मूवी में होता है ना हिंट कि कौन सी सस्पेंस मूवी में कौन सा क्लू है क्या आ रहा है, तो यहां पे मैं हिंट आपको ये दे रहा हूं, एक थोड़ा सा कंक्लूजन पॉइंट क्या बता रहा हूं कि हर कंजर्वेटिव फोर्स से एक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होता है। सो वी हैव एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, potential energy associated with every conservative force। ठीक है, जैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्प्रिंग फोर्स की वजह से हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आगे आइए, नॉन कंजर्वेटिव किसको बोलेंगे, यार नॉन कंजर्वेटिव में पढ़ाऊंगा नहीं, बस ये समझ में आना चाहिए कि भैया जो मेरा कंजर्वेटिव नहीं होगा, अब मैं आता हूं अगले वाले में, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस किसको डिफाइन करेंगे, सो भैया दोज फोर्सेस which are not following property 1 and property 2। मतलब जो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है वो क्या हो जाएंगे, नॉन कंजर्वेटिव। और मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है इसका, फ्रिक्शन एंड विस्कस।
ये दोनों इसके मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, आप बोलोगे भैया मुझे डायग्राम के अकॉर्डिंग में दिखाओ, तो मैं बोलूंगा ठीक है बेटा, चलो मैं बहुत ही क्विकली इस चीज को दिखा रहा हूं। जैसे मुझे इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे जाना है, मैं फिर से पाथ 1 चूज करता हूं, पाथ 2 चूज करता हूं और पाथ 3 चूज करता हूं। यानी इसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे भैया, वर्क डन बाय 1 नॉट इक्वल टू वर्क डन बाय 2 नॉट इक्वल टू वर्क डन बाय 3। और दूसरा पॉइंट भी क्या होगा, आप अगर किसी पॉइंट पे वापस घूम के आते हो, जैसे यहां से आप शुरू कर रहे हो, यहां से आप यहां गए और वापस यहां आ गए, सो वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कैसे होंगे, नॉन कॉन्जर्वेटिव। तो अपने फिजिक्स में हमने, हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है यार, कॉन्जर्वेटिव भी इंपॉर्टेंट है और नॉन कॉन्जर्वेटिव भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी की पढ़ाई के लिए। अब हम आते हैं इस लिंक के ऊपर जो मैंने तुम्हें यहां बताया था बच्चों, कौन सा, ये वाला। अब इस लिंक का इस्तेमाल मैं कैसे करता हूं, ध्यान से देखो, मजा आ जाएगा सीखने में आपको और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो मैं कहना चाहता था आपको। ठीक है, तो इस बार का हेडिंग मैं दे रहा हूं, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब इन दोनों को कैसे रिलेट करेंगे, और ये यार पता है, ये मैं स्टार मार्क लगाता हूं डबल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे जिनको नहीं आता ना ये, इसकी वजह से पूरे 2 साल गलत करते हैं, पूरे 2 साल, क्योंकि ये इतनी बार आता है, इतनी बार आता है कि आप सोच नहीं सकते हो। कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का जो लिंक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस वे में, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आएगा, ग्रेविटेशनल चैप्टर में आएगा, फिर आपके स्प्रिंग फोर्स वेव में आ जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आएगा, एसएचएम में आएगा, हर जगह आएगा ये। तो 11th के ना सारे चैप्टर्स इंटरलिंक्ड है, कोई भी चैप्टर अकेला नहीं है। जैसे काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल हमने मोशन 2D में किया, काइनेमेटिक्स का कुछ कंसेप्ट का इस्तेमाल हम डायनेमिक्स में कर रहे थे, डायनेमिक्स के हेल्प और एफवीडी सीखने के बाद हम डब्ल्यूईपी देख रहे हैं, उसको रोटेशन देखेंगे। तो सारे चैप्टर्स इंटरलिंक्ड है, ऐसा 9th में नहीं होता था। वहां पे मुझे थोड़ा सा इंडिपेंडेंसी मिल जाती थी, 10th में तो बिल्कुल भी नहीं था, सब कुछ अलग अलग था। बट 11th में बहुत इंटरलिंक्ड है, 9th में इंटरलिंक था बट 11th में बहुत ज्यादा है। तो अब मैं कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूं तो आप क्या बोलेंगे कि फॉर, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख रहा हूं, फॉर एवरी कंजर्वेटिव फोर्स, आप क्या बोलेंगे, देयर इज क्या, अ कॉरेस्पॉन्डिंग, देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी। सो हर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी मेरी है। अब मैं इसका प्रूफ दिखाता हूं आपको, इसका इक्वेशन है ना। अब जो रिलेशन का कैसे शुरुआत करते हैं आपको ये दिखा रहा हूं मैं। अच्छा, मैं बोलता हूं कि लेट एफ एक्स बी द conservative force, let fx be the conservative force that depends on position, that depends on position। ठीक है, और इसके साथ जो एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज यू एक्स। व्हाट इज यू एक्स, इट इज द एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी विथ दिस वन भाई साहब, है ना। अब मैं क्या बोलता हूं कि जब कंजर्वेटिव फोर्स की बात आती है तो ध्यान से देखो, मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं, मैं पहले एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, उसके बाद आपको इसका जस्टिफिकेशन दूंगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं पहले मैं, जैसे मैं
फिर से वही क्लास 9 के अनुसार आपका हेल्प लूंगा, क्लास 9 थोड़ा आइडिया है आपको। मैं m मास के बॉडी को यहां से उठाकर h हाइट ऊपर यहां लेके गया, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? आप बोलेंगे भैया ये जो आपने वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बोला, ये ही मेरा वर्क डन बाय ग्रेविटी है, विच इज इक्वल टू हाउ मच? आप बोलोगे भैया इसका अगर ग्राफ देखो या मैं एफबीडी देखो तो फोर्स जो mg लग रहा है वो किधर लग रहा है भैया? नीचे लग रहा है। और जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर है भैया? डिस्प्लेसमेंट बॉडी का ऊपर की तरफ है। तो जो इक्वेशन में लिखूंगा यहां से वो क्या लिखूंगा? इट विल बी mg इंटू एच इंटू कॉस 180 डिग्री, क्योंकि एंगल निगेटिव है ना। यहां से आपका क्या आ जाएगा? इट विल बी माइनस एम जी एच। लेकिन जब मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं तो आपको याद है जब आप ग्राउंड से ऊपर लेके जा रहे थे तो आप क्या बोल रहे थे कि भैया जितना मैं ऊपर लेके गया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गया बाई कितनी वैल्यू? एम जी एच, क्योंकि वो उतना हाइट ऊपर चला गया। याद आया कंसेप्ट? तो अगर मैं ये बोलूं कि मैं इसको यहां से यहां लेके जा रहा हूं तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बी माइनस एम जी एच, और पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ? तो पोटेंशियल एनर्जी में आ गया मेरा इंक्रीज। यहां से मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मेंशन कर सकता हूं? यहां से मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख सकता हूं कि व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स कैसा वर्क करेगा? डज पॉजिटिव वर्क। हम उस केस में क्या बोलेंगे? वी से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। और जैसे पिछले केस में क्या था कि व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स डज, इस केस में क्या बोलोगे? नेगेटिव वर्क। तो यहां पे क्या होगा? हम क्या बोलेंगे? वी से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? मैं पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने का और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने का। अच्छा, आ गया ये। अब इस दोनों कंसेप्ट के अकॉर्डिंग समझा जाए तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि वर्क डन, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझो, इस पॉइंट को समराइज करके अगर बोले तो भैया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि दोनों उल्टा होगा ना, अगर एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को मैंने क्या बताया था? इट वाज, ऊपर से अगर देखें तो इट वाज एफ एक्स वाज कंजर्वेटिव फोर्स एंड यू एक्स वाज लिंक्ड विद दैट। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि एफ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इनटू डेल्टा एक्स, डिस्प्लेसमेंट इज माइनस डेल्टा यू। और अगर मैं इसको लिमिट्स में लिखूं, मतलब आप बोलोगे भैया अगर इसको डिफरेंशिएशन वाले टर्म्स में लिखूं तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं एफ इंटू एक्स इज माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चे। और अगर मैं दोनों साइड लिमिट लगा दूं, एक तो ये हो गया मेरे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या? एफ ऑफ एक्स इज माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, एक तो ये रिजल्ट हो गया।
अगला रिजल्ट मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं क्या लिखता हूँ, वो मैं ये बोलता हूँ कि अगर मेरा जो पार्टिकल है या बॉडी है वो x इक्वल्स टू ए से गया x इक्वल्स टू बी, तो आप क्या इसका एक्सप्रेशन लिखोगे, भैया मुझे एक डिस्क्रिप्टिव एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ, तो मैं बोलूंगा ठीक है, du इक्वल्स टू हाउ मच इट वाज माइनस एफ एक्स dx, दोनों साइड लगा दो इंटीग्रेशन, यहाँ पे a था तो पोटेंशियल में बोलता हूँ पोटेंशियल एनर्जी ua था, यहाँ पे जब b पे चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी ub हो गया। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, ub माइनस ua विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रल a से लेकर b तक having the limit having the expression as fx dx। ठीक है, और ये भी मुझे रटना नहीं है यार, समझना है। तो अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो वहां पे देख रहे थे वहां पे माइनस mgh था, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी प्लस mgh। ठीक है, अगर मैं किसी चीज को 10 मीटर ऊपर लेके जा रहा हूं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी माइनस mg10, and what is the potential energy, it will be increase, it will be plus mg10। ठीक है, अच्छा इसके साथ मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगा, आज का जो लेक्चर है उसका कंक्लूजन करना चाहूंगा विथ द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं बात करूं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो ये क्या है यार, देखो जब भी मैं बात करता हूं इलास्टिक की, तो जो कंसेप्ट आता है मेरा वो क्या है कि इट हैज द टेंडेंसी टू रीस्टोर इटसेल्फ। ठीक है, अब रीस्टोर कैसा होगा, रीस्टोर दोनों तरीके से हो सकता है, या तो कंप्रेस करोगे तो रीस्टोर कर सकता है, या एक्सटेंड करोगे तो रीस्टोर कर सकता है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास जो स्प्रिंग है वो मैंने ये ले लिया, ये मेरा स्प्रिंग है जिसका यहां से यहां तक जो लेंथ है ये है नेचुरल लेंथ। ठीक है, इस नेचुरल लेंथ वाले स्प्रिंग को मैंने x एक्सटेंड कर दिया, तो अब जो फिगर बनेगा वो कैसा बन जाएगा। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे कि व्हाट इज द रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड, रीस्टोरिंग फोर्स कितना अप्लाई हो रहा होगा इस साइड में kx, तो यार इसको अगर आप रेस्ट पे होल्ड करके रख रखे हो तो आपने एफ अप्लाई कितना कर रखा होगा, ये भी सेम kx अप्लाई कर रखा होगा ना राइट साइड में। बहुत ही बढ़िया। सो अगर मुझसे बोला जाए कि व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग, व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो उस केस में आप ये बोलेंगे कि भैया अगर मैं इसको देखूं तो क्या ये इंटीग्रेट होगा या फिर डायरेक्टली होगा, क्या ये वेरिएबल फोर्स है या कांस्टेंट फोर्स है। कॉमन सी बात है, देख के समझ में आ रहा है कि वेरिएबल फोर्स है ना, क्योंकि यहां पे आपका जो x है वो वैरी कर रहा है ना, x में 1 लेता हूं के एक्स अलग होगा, x अगर 2 लूंगा तो के एक्स अलग होगा। उस कंसेप्ट के अगर अकॉर्डिंग देखें, सो व्हाट इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यानी स्प्रिंग फोर्स, सो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की अगर मैं बात करूं तो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी एक्स, एफ की वैल्यू क्या है माइनस के एक्स डी एक्स, और कहां से कहां वैरी कर रहा है, मैं बोलता हूं 0 से लेके x तक वैरी कर रहा होगा। अगर बेसिकली इनिशियल नॉर्मल लेंथ पे था, नेचुरल लेंथ पे था, यानी यहां से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, माइनस के बाहर आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां पुट करेंगे 0 से लेकर x। ठीक है, which is equals to how much, minus k into
एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, यहां से आपको कितना मिल गया, माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप अगर इसी क्वेश्चन में ये बोलते कि भैया मेरा जो स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ पे ना है, ये भी मैं स्टार मार्क देके लिख रहा हूं, वो कुछ x1 पे है, और भैया यहां से x2 पे जा रहा है, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग, मैं बोलूंगा बेटा उस केस में इट विल बी माइनस के एक्स डी एक्स वेरिंग फ्रॉम x1 से x2 विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, सब कुछ सेम रहेगा, माइनस के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और लिमिट कहां से कहां पुट करेंगे आप, x1 से लेकर x2, और आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, -1/2 k इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आता हूं बाय द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं, तो अब जब मैं बाय द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा, सो व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो अगर मैंने 0 से x तक एक्सटेंड किया, सो वर्क डन बाय, देखो यहाँ पर स्टार मार्क देके लिख रहा हूं, अगर मैंने नेचुरल लेंथ से इसको x तक या तो इलोंगेट किया या फिर मैंने इसको कंप्रेस किया, दोनों ही सिचुएशन में मेरा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज वर्क डन बाय स्प्रिंग विच इज -12 के एक्स स्क्वायर। सो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आप बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग विच इज इक्वल टू u at x minus u at 0 which is equals to minus of -12 kx square। ओके, अच्छा यहां से थोड़ा सा और समझें, तो क्या मैं ये समझ में आ रहा है कि u जब वो नेचुरल लेंथ पे होगा, सो उस कंडीशन में u एट नेचुरल लेंथ बेसिकली एनएल होना चाहिए, नेचुरल लेंथ विल बी 0, क्योंकि इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगा, नो पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टोर्ड, और इस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि हमारा ये टर्म हो गया 0, यहां से मुझे u x कितना मिला, हाफ के एक्स स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी इसके अकॉर्डिंग मैं क्या कह सकता हूं कि अगर मैं किसी बॉडी को x एक्सटेंड करता हूं तो उस कंडीशन में क्या होगा, द पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी -12 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यार एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का जो मैंने आपको डिराइव करवाया उस कंसेप्ट पे अगर हमें क्वेश्चन करें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में खतरनाक लगता है बस ये क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं, इसमें u दे रखा है आपका एज अ फंक्शन ऑफ x, u एज अ फंक्शन ऑफ x आपका दे रखा है a अपॉन x की पावर 12 माइनस b अपॉन x की पावर c, जहां पे a एंड b आर कांस्टेंट। ठीक है, एंड ये जो रिलेशन है ये है पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन एटम्स ऑफ, मतलब दो एटम के बीच का, ऑफ अ मॉलिक्यूल, एंड व्हाट इज x, x is distance between them। आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड x, काय को, फॉर स्टेबल
इक्विलिब्रियम। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम में और आगे पढ़ाऊंगा, बहुत डिस्क्रिप्टिवली पढ़ाऊंगा, बट यहाँ मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। जब सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि जब मैं बात करूँ इक्विलिब्रियम की तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो बस यहाँ पे मेरा क्वेश्चन देने का मेरा यही कारण था कि बस ये बताना चाह रहा था कि फोर्स कितना होगा। सो फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या आ जाएगा, माइनस साइन हुआ, ए की पावर ए इंटू एक्स की पावर -12 हो जाएगा। वहां से आप क्या ले सकते हो, -12 एक्स की पावर -12 -1, मतलब ए की ए इंटू एक्स की पावर -12 हो गया। एक्स की पावर में क्या होता है, एन एक्स एन -1। ओके, यहां से आ जाएगा माइनस बी इंटू -6 इंटू एक्स की पावर -6 -1। बहुत ही बढ़िया। माइनस यहां पे क्या आ जाएगा, -12 ए एक्स की पावर -13 माइनस बी इंटू -6 एक्स की पावर -7। ठीक है, यहां पे फिर हम आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। क्या आ जाएगा रिजल्ट आपका यहां से, 12 a x -13, माइनस माइनस प्लस होगा, फिर अंदर वाला फिर माइनस हो जाएगा, -6b एक्स की पावर -7। और ये जो फोर्स होगा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, व्हेन दिस फोर्स विल बिकम जीरो एट इक्विलिब्रियम, इंप्लाइज दैट ये जीरो कब होगा, जब आप ये बोलेंगे कि 12 ए एक्स की पावर -13 -6b एक्स की पावर -7 विल बी जीरो। ओके, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 12 ए एक्स की पावर 13 विल बी 6b एक्स की पावर 7। यहां से आप अगर सॉल्व करेंगे तो x की पावर 6 विल बी 2a बाई बी, इंप्लाइज दैट x कितना आया आपका, 2a बाई बी इंटू 1/6। खतरनाक क्वेश्चन देखने में लग रहा है ये, कितना सिंपल क्वेश्चन था आपका ये, है ना। तो ऐसे आप किसी भी कंडीशन में आप निकाल सकते हैं कि आपका फोर्स कितना होगा, फोर्स 0 होगा तो मेरा कंडीशन क्या आएगा। ठीक है, तो अभी जो हमने ये निकाला, अब मुझे ये बताओ कि कंजर्वेटिव फोर्स जो हमने अप्लाई किया, उस कंजर्वेटिव फोर्स के कारण हमें यह समझ में आना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी आया, तो नॉन कंजर्वेटिव के कारण भी कुछ आना चाहिए ना, वहां से भी कुछ आना चाहिए, वो होता है काइनेटिक एनर्जी। वो रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि अगर मेरा वर्क डन हुआ तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, सब कुछ का भी मिला के कुछ होगा, वो होता है काइनेटिक एनर्जी, और ये समझाऊंगा मैं अगली क्लास में। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव सिर्फ होगा तो वो क्या होगा, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो समझा दिया मैंने। फिर अगर मैं क्लास 9th पे जाऊं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग किसी चीज को मैंने अगर गिराया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, और हर पॉइंट पे एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। बट जहां फ्रिक्शन आ गया वहां कंजर्व नहीं कर सकते, तो वहां क्या करेंगे। सो इन दोनों चीजों पे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। एक्सट्रीमली थैंक यू एंड बाय।